सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल वानी। और हमारे आज के सेशन में हमारे साथ हैं पल्लवी भारती मैम। पल्लवी भारती मैम सिलेक्टेड है एज एन यूपी एपीओ 2022 बैच। और आज के सेशन में हम उनसे डिस्कस करने वाले हैं उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी स्ट्रैटेजीज यूपी एपीओ के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो हम चलते हैं। और सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ नोटिस में एक्सेप्ट किया। तो मैम, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन दें एजुकेशन बैकग्राउंड को लेकर के। Sure, Karishma ji. Thank you so much for your invitation. First of all, myself Pallavi Bharti. I did my schooling from Nagarpalika Girls Inter College, Nawabganj, Gonda. Then I completed my LLB from Faculty of Law, Lucknow University. And currently I am pursuing my LLM from Campus Law Center, Delhi University. ओके मैम। मैम, कब आपको लगा कि दैट्स द मतलब एक, जब आपके माइंड में क्लिक किया कि अब आपको लीगल ऑफिसर बनना है, वो क्या चीज थी जिसने मोटिवेट किया इस चीज के लिए आपको? देखिए, जो मेरी मतलब आफ्टर ट्वेल्थ एक्चुअली मैं एक्सट्रोवर्टेड नेचर है मेरा काफी ज्यादा। और बहुत सारी चीजों पे घर में जब भी डिस्कशन होता था तो मैं अपनी ओपिनियंस रखती थी, तो उससे पापा भी काफी मतलब इम्प्रेस होते थे। घर वालों को भी मतलब ये लगता था कि मैं एक अच्छी वक्ता हूँ, आई एम अ गुड स्पीकर। एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर कि आपको एक लॉ फील्ड ज्वाइन करना चाहिए। और चूंकि मेरा कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट भी था, चीजों को सुनते हुए जानते हुए, बेसिकली मेरी फैमिली बैकग्राउंड से तो कोई लॉ से नहीं है, बट डिस्पाइट दिस जितना सुना जितना समझा तो उसमें एक इंटरेस्ट जनरेट हुआ। फिर मैंने एलएलबी ज्वाइन किया। तो जो मेरा एक होता नहीं, जो मेरा मेन गोल है, मुझे जज बनना है। जो मेरा एक मेन है कि अल्टीमेटली मुझे जो बनना है। बट बिफोर यूपी पीसीएस वैकेंसी, यूपी एपीओ की वैकेंसी आई, उसे मैंने दिया एंड फॉर्चुनेटली आई गेट सिलेक्टेड। मैम, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहती है कि वो जब प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो कब से स्टार्ट करें, मींस विद इन देयर ग्रेजुएशन टाइम या आफ्टर, जब वो ग्रेजुएट हो जाएं उसके बाद वो स्टार्ट करें। तो मैम, इस पे थोड़ा अगर क्लियर एक डिसीजन मिल जाए आपका। क्यों? देखिए, जब नो डाउट जब भी वैकेंसीज आती है उसके बाद का जो आपका एक प्रेशर जनरेट होता है, पढ़ने की फ्लुएंसी बनती है, तब एक पढ़ाई का फेज अलग होता है। बट जो आपकी प्रिपरेशन होती है वो आपकी कहीं ना कहीं एलएलबी के टाइम से ही शुरू हो जाती है। स्पेशली अगर आप एलएलबी 5 ईयर कर रहे हैं तो फोर्थ फिफ्थ ईयर में, एंड जब अगर आप एलएलबी 3 ईयर कर रहे हैं तो थर्ड ईयर से आपका एक कहीं ना कहीं जो लॉ में कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, जिन जिन एग्जाम्स को आप देना चाहते हैं उसके सिलेबस से आप कितना ज्यादा अवेयर हैं, इन सारी चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब भी वैकेंसी आती है तो अगर आप उस टाइम पे लॉ का एल पढ़ना शुरू करो तो फिर ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा इन गेटिंग योर गोल। तो आप जब भी अपना एलएलबी 5 ईयर या फिर एलएलबी 3 ईयर करना शुरू करते हैं तो इन द एंड आते आते आपको अपनी प्रिपरेशन एक मजबूत कर लेनी चाहिए। और जब भी आपकी वैकेंसी आए तो उस टाइम पे आप रिवीजन मोड में हो, ना कि आप एक फ्रेश स्टडी करने जा रहे हो कि आप सीआरपीसी उठा रहे हो। तो आपको समझना है कि सीआरपीसी में कितने सेक्शन है, क्या है एंड कैसे है। और मैम, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी प्री मेंस और इंटरव्यू को लेकर के? और क्या मैम स्टार्टिंग से एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए इन तीनों फेज को लेकर के, या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए? देखिए, डेडिकेशन तो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, तीनों में आपका 100% होना चाहिए। बट एक जो स्ट्रेटजी आपने बोली, वो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों तीनों के लिए एक अलग होता है। क्योंकि मे बी आप एक मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रहे हो, बट अगर आप प्री के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो वो नहीं क्वालिफाई होगा। क्योंकि प्री में आपका सारे के सारे ऑप्शनल आते हैं, और जब तक आप एक एमसीक्यू का अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस नहीं करते हो तो मे बी आप मेंस में बहुत ज्यादा अच्छे हो। बट ये मेरा अपना खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है, मैंने काफी लोगों से बात भी की है। तो यही था कि अगर आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे तो आपके वेयर एक्ट पे जो कमांड होनी चाहिए वो होनी चाहिए, आपको इंडेक्स जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसमें वो पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, लेटेस्ट केस लॉ से आपको अवेयर होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम इन अ बंडल आपको एमसीक्यू लगाना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना कि अरे मैंने 200 एमसीक्यू 400 एमसीक्यू,
ये बहुत एक ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। अगर आपको एक अल्टीमेट गोल रखना है कि कुछ बहुत बड़ा लॉ के फील्ड में करना है, आपको जज बनना है, आपको एपीओ बनना है, आपको एज अ सक्सेसफुल लॉयर बनना है, तो उस सारी चीजों के लिए ना, आप जिस भी चीज में, चाहे मेंस में प्रैक्टिस कर रहे हो लिखने की, चाहे प्री में प्रैक्टिस कर रहे हो एमसीक्यू की, वो आपको एक बहुत ज्यादा, एक बोलते हैं ना कि कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये नहीं काउंट करना है कि यार मैंने आज 200 एमसीक्यू कर लिया, अब रख देते हैं, थक गए हैं। ये नहीं करना है आपको, जितने ज्यादा ज्यादा हो सके। मुझे ध्यान है कि जब भी फ्री से पहले यही रहता है मेरा कि 15 दिन जो फ्री से पहले के होते, 10 से 15 दिन पहले का, उसमें मैं कोशिश करती हूँ जितने भी सिलेबस है सबके, जितने भी सब्जेक्ट है उसके इंडेक्स रिवीजन करूँ। एंड जितने भी एमसीक्यू हैं स्पेशली प्रीवियस ईयर, वो चाहे यूपी का पेपर हो, एपीयू का, जुडिशरी का, या फिर अदर स्टेट के लाइक उत्तराखंड का हो गया, एपीओ का, जहाँ पे मतलब मेरे सिलेबस से पैरेलल वहां पे भी है, तो वो मैं कंटिन्यू उसको लगाती रहती हूँ। एंड फॉर द मेंस पर्पज, जी जी जी, बताइए। फॉर मेंस पर्पज जितना ज्यादा ज्यादा आप अपनी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूवमेंट कर पाओ, स्पीड प्लस जो आपकी एक होता नहीं है यूनिक तरीके से किसी भी आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हो। लाइक अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, वो एक जो होता नहीं है कि एक सेट पैटर्न लोग समझते हैं कि हाँ 378 छेप्ट दे दिया, सीधे था कि हाँ छेप्ट पे एक लॉन्ग आंसर लिखो, या फिर 5 नंबर का हो गया, फिर रॉबरी दे दी। तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। जी अब एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, लाइक एपीओ का जो सवाल था उन्होंने जो मैंडेटरी में रखा था, उसमें कि इन्होंने पूरा प्रॉब्लम बेस्ड दिया था जिसमें आपका ऑनर किलिंग से रिलेटेड था, प्लस उसमें उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का भी पॉइंट जोड़ दिया था। और दूसरा उन्होंने जितने भी क्वेश्चन थे विदाउट इंक्लूडिंग एनी प्रॉब्लम, वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं थे। मे भी ऊपर उन्होंने थेफ्ट पूछा, नीचे उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम दे दी। तो आपको उस पैटर्न को डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक धर्रा बना लियो कि मुझे लिखना 378 ही इसके एलिमेंट, तो ये हो गया, दैट्स ऑल। तो एक पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा। एंड वन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, दैट इज द केस लॉज। आप इतना ज्यादा लेटेस्ट केस लॉ से अपडेट रहोगे, जो अभी का आपका पैटर्न चल रहा है वो आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज कि मैं जब एलएलएम का मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का था, तो उसमें रिमांड पे क्वेश्चन गौतम नौलाखा का केस है, बहुत लीडिंग इस पे अभी, तो वो आया हुआ था। तो मैंने एलएलएम में फर्स्ट सेमेस्टर में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, और काफी मैंने उसमें डीप स्टडी की थी। और इट्स माय गुड लक कि एपीयू में लॉन्ग आंसर में शायद 15 नंबर का था, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आया हुआ था उस केस पे मेनली। और अगर मुझसे ना अवेयर रहती तो शायद वो क्वेश्चन में ना कर पाती। तो अगर एक केस रीडिंग की अगर हैबिट डेवलप हो जाती है, तो बहुत ज्यादा, आप अगर बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को गेन कर पाते हो, तो उसमें एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि कॉलेजेस में जो अदर अदर एक्टिविटीज होती है, जैसे मूट कोर्ट है, क्लाइंट काउंसलिंग है, इसमें हम पार्टिसिपेट या तो नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे कोई भी बेनिफिट नहीं देगा, हम एज अ लीगल ऑफिसर या जुडिशियल ऑफिसर। तो मैम क्या इसका कोई बेनिफिट होता है इन एक्टिविटीज का, आगे जाकर के हमारे लीगल ऑफिसर या जो भी हम आगे करियर फॉलो करना चाहें उसके रिगार्डिंग? डेफिनेटली देखिए, जो अगेन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, कि मैं एज अ स्पीकर, एज अ मूटर, एंड एज अ रिसर्चर मैंने मोट कोर्ट में पार्टिसिपेट किया। मेरे चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो, चाहे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अगर जो कोई भी एक, अगर आपका लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी इवेंट होता है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे डिबेट में प्राइजेस जीते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। उससे जो आपका एक प्लस पॉइंट इन रिस्पेक्ट टू इंटरव्यू रहता है, चाहे वो इंटरव्यू हो या फिर आपकी आगे की जो भी जर्नी हो आफ्टर अपॉइंटमेंट, आप चीजों को समझ के बोलना सीख जाते हो। मे बी इन द बिगिनिंग आपको हेजिटेशन हो, एक इतनी बड़ी, अगर आपका एक पूरा ऑडिटोरियम है, वहां पे लोग बैठे हुए हैं और आप एज अ कैंडिडेट वहां पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो ऑन एनी टॉपिक, फिर वहां पे एक बार हेजिटेशन होती है, पैर कपते हैं, आवाज कपती है, कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं। बट एक दो बार ऐसा होता है, अगर आप उस चीज से हैबिचुअल हो गए, तो आप जब इंटरव्यू पैनल में भी जाते हो इंटरव्यू देने, तो लगभग में भी देखिए वो इंटरव्यू अलग पर्पज से होता है, पर सिचुएशन या फिर प्रेशर कहीं ना कहीं सेम होता है।
जब हम ऑडिटोरियम में 500 और 1000 लोग के बीच में एक डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर ले रहे हैं, उस प्रेशर को हैंडल कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू हॉल में तो तीन का पैनल या फिर 5 का पैनल होगा। तो वो आपको इस सिचुएशन से भी टैकल करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल मतलब होगा। तो ये मेरा पर्सनल नेक्स्ट मैम, एक्सपीरियंस है और मेरे ख्याल से ये चीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मैम ये क्वेश्चन रहता है कि जो लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूपी एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या कोई डिफरेंस है दोनों की प्रिपरेशन में, या सेम हम सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए ये प्रिपरेशन कर सकते हैं? जी, देखिए, एक्सेप्ट सिलेबस जिसको हम बोलते हैं कि यूपी एपीयू में पुलिस एक्ट है, उसके अलावा कोई पैटर्न अलग नहीं है, क्योंकि जुडिशरी का कहीं ना कहीं सिलेबस बहुत वास्ट है रादर देन एपीओ। तो एपीयू में आपको एक एडिशनल एक्ट पढ़ना पड़ता है, पुलिस एक्ट एंड पुलिस रेगुलेशन। उसके अलावा आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट प्लस जीएस। तो वो सारी की सारी चीजें सेम ही होती है, तो वो सेम ही है, उसमें कुछ बहुत अलग नहीं है। और मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये सारी प्रिपरेशन के टाइम पे हर स्टूडेंट एक स्ट्रेस लेवल को फेस करता ही करता है। तो मैम उसके रिगार्डिंग वो क्या कोई मेडिटेशन करे, या मतलब आपने किस किस तरह से अपने स्ट्रेस लेवल को कम किया, और स्टूडेंट्स को क्या वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए कि उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो थोड़ा कम रहे? हाँ, देखिए, नो डाउट स्ट्रेस तो स्पेशली मेंस के टाइम पे ही मैंने फील किया। प्री के टाइम पे तो फिर भी एक ऐसा सिचुएशन होता है कि आप टैकल कर लो, बट मेंस के टाइम पे एक पर्टिकुलर मोमेंट के बाद ऐसा लगता है कि रूम वूम छोड़ के कहीं भाग जाऊं, कहाँ चली जाऊं, क्या कर लूं। तो उस टाइम पे मेरा रहता था कि देखिए, उस घर पे बहुत बहुत कम बात ड्यूरिंग एग्जाम जब भी होता है तो होती है, सुबह एक बार शाम में। बट जब भी मैं थोड़ा सा स्ट्रेस फील करती थी, ऐसा कुछ होता था, तो दीदी को, भैया को, मम्मी पापा किसी को भी फोन लगा लेती थी। और अपार्ट फ्रॉम स्टडी कुछ भी इधर उधर की बातें या फिर और बताओ घर पे क्या चल रहा है, कोई भी टॉपिक पे अपना बहस करने लगती थी। मतलब एक मजे वाला मोमेंट वो हो जाता था। और अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, तो मैं उसको लगा के बढ़िया लीड और एक फुल वॉल्यूम में करके, वो भी बज रहा है गाना और मैं खुद भी गा रही हूँ। फिर मैं तेरे अगल बगल वाले क्या सोच रहे हैं, अगर अपने रूम में हूँ तो मैं एकदम फुल वॉल्यूम में। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप अकेले कमरे में हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लिख रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा किसी से बात नहीं कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं आप एक होता है ना, शांत की अवस्था में चले जाते हो, पढ़ रहे हो फिर शांत हो, अपने आप में ही आप खोए हुए हो। तो जब ऐसा कुछ एक्टिविटी आप करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो एक काइंड ऑफ कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है, क्या कर रहे हैं यार, कब तक ये सब चलता रहेगा, वो सब निकल जाता है। चिल्ला के गा लो, फिर उसके बाद एकदम हल्का फील करोगे आप। तो मैंने मेडिटेशन तो नहीं, बट यही किया है। और मैम अब लास्ट में मैं चाहूंगी कि अब हमारे व्यूअर्स के लिए कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्रिपरेशन के लिए, या कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं जिससे हमारे व्यूअर्स मोटिवेट हों। आ, देखिए, एक्सपीरियंस का तो एक्चुअली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था यूपीएससी का। तो फॉर्चुनेटली इसमें हो गया है। तो एक्सपीरियंस ऐसा सर बहुत सारे तो प्रीवियस नहीं है, बट हाँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे जो आपके सराउंडिंग में लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आप बहुत खुश होते हैं कि अरे ये मेरे बारे में बोलने के, अरे मैं तो हो जाऊंगी, तो अच्छा लगता है। कुछ सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं डाउट रेस करते हैं कि क्या होगा, पता नहीं, इसका तो ऐसे ही है। उस चीज को आप कभी नेगेटिव मत लो, क्योंकि ये मतलब कुछ सराउंडिंग में मेरे भी ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं एक उनके भी मन में डाउट था रिगार्डिंग कर भी लेगी कि नहीं कर लेगी, आइदर जुडिशरी और एपीओ। तो उसका मेरा एक ही था कि उन लोगों की बातों को सुनो, मन में रखे रहो, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, बट रिकॉल करते रहो कि ठीक है, मुझे कुछ खुद से नहीं उनसे जाके लड़ना है। मेरा रिजल्ट आएगा, मेरा नाम देखेंगे लिस्ट में, 25वीं रैंक देखेंगे, तो ऑटोमेटिक उन्हें पता चल जाएगा कि ये कर सकती है कि नहीं कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और चीज जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है, जैसे जब भी मैं लेटती हूँ बिफोर दिस सिलेक्शन, जैसे मैं लेटी, मैं आंखें बंद की हूँ, मैं सोच रही हूँ कि जस्ट सपोज दैट मोमेंट कि वो लिस्ट में नाम आया, उसमें आपका नाम है, अब मम्मी पापा का रिएक्शन, बस वो सपोज कर लो ना। एकदम से अंदर से लगता था ना, नहीं यार, करना है, करना है, मतलब करना है। और वो चीज था, तो वो चीज मोटिवेट भी करता है, उठो फिर वापस से अपने डेली रूटीन में लग जाओ।
तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो ना, तो बहुत सारे इधर उधर की चीजें देख के मोटिवेशन लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच मैम। हम होप करते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको आपके इस एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। और थैंक यू सो मच मैम, एंड ऑल द बेस्ट मैम आपकी आगे की लाइफ के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम।